हेलो, तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और सबसे पहले तो मैं यूपीएससी ईपीएफओ के जितने भी घायल शेर हैं उन सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। यूपीएससी ने आपको घायल किया है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, शेर की एक खास बात होती है कि वो जब घायल हो जाता है तो वो और ज़्यादा खूंखार हो जाता है और ज़्यादा डेंजर होता है, वो खतरनाक होता है, फिर जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। और एक तो आपने सुना ही होगा कि जब शेर के मुंह पे खून लग जाता है तो फिर वो आदमखोर हो जाता है। ठीक है, तो खून आपके लग चुका है, आप टेस्ट ले चुके हैं किस तरह का पेपर होता है। ठीक है, अब जो भी उसमें रहा है सिलेबस से नहीं पूछा है, जो भी दिक्कत है, लेकिन अब अगर आपने एसआरबी का फॉर्म भरा है तो अब इस पर लग जाइए। और घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है, वो दिखाइए, क्योंकि अब घायल हैं आप और ये रिलेटिवली इजी है, रिलेटिवली सारी चीजें आपकी साइड हैं इसमें। यूपीएससी इसको कंडक्ट नहीं कर रही है, तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि जो सिलेबस है वहीं से आएगा। ठीक है, और सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ क्लियर हो जाती है कुछ जो डाउट थे आप लोगों के। ठीक है, एक एक करके मैं लेता जाऊंगा। इस वीडियो में हम इसकी प्रीवियस कट ऑफ देखेंगे, प्रीवियस पेपर देखेंगे। आपको अब जो 4 वीक बचे हैं, लगभग 27-28 दिन, इनमें आपको कैसे कंप्लीट करना है इसको, कैसे आप इसको यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ये हमको देखना है। यानी स्ट्रेटजी, कट ऑफ, प्रीवियस पेपर, सारे आपके डाउट जितने भी हो सारे इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, तो पूरा देखिएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पहले भी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं आपसे बता चुका हूँ कि ये अब 3 अक्टूबर को होगा। ठीक है, और लेवल 10 जॉब है। ठीक है, लेवल 10 है, 5400 ग्रेड पे है, जो सिविल सर्विसेज में होती है। वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वैकेंसी कम होने का फायदा भी होता है, लोग उतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे। प्लस इसमें जो इस पेपर को अगर एक लाइन में डिफाइन किया जाए तो ये पेपर है एसएससी प्लस यूपीएससी। यानी जो इसका प्री है वो पूरा लगभग एसएससी की तरह है, और जो मेंस है वो पूरा यूपीएससी पैटर्न है। ठीक है, तो एसएससी प्लस यूपीएससी पेपर है, तो दोनों जगह कोई माहिर नहीं होता है। जो यहाँ होगा वो यहाँ नहीं होगा, और जो यहाँ माहिर होने वाले लोग हैं वो मोस्टली सिविल सर्विसेज वाले लोग, मुझे नहीं लगता इसको भरे होंगे, क्योंकि उनका 10 अक्टूबर को प्री है। तो अगर कोई डेडिकेटेडली 1-1.5 साल से तैयारी कर रहा है तो वो जस्ट 1 वीक पहले नहीं चाहेगा कोई डेविएशन। तो हो सकता है इसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाले लोग कम हों, और जो इसका पेपर 2 है वो पूरा पूरा उन्हीं लोगों के लिए है, यूपीएससी बेस पेपर है। ठीक है, और 7 साल बाद ये एग्जाम हो रहा है तो बहुत सारी चीजें इसमें बदलेंगी। ठीक है, क्या क्या चेंज आएगा, क्या होगा, वो सब हम बात करेंगे। तो देखें तो आप वैकेंसी बहुत कम है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 17 जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस 4 कैटेगरी में है, थोड़ी ओबीसी में 14 है। इसी तरह यहाँ अनरिजर्व में 13 है, उसके बाद ओबीसी में 4 हैं, एसटी में कोई वैकेंसी नहीं है, एससी 2, ईडब्ल्यूएस 2। यानी फाइनेंस एंड अकाउंट्स की और भी कम है, एडमिनिस्ट्रेटिव की उससे थोड़ी ज्यादा है। टोटल देखें 65 वैकेंसी है आपकी, और 3 टियर का एग्जाम है। ठीक है, जिसमें रिटन है, इंटरव्यू है, और पहला ऑब्जेक्टिव है। क्या खास बात है कि ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है। ठीक है, वो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो पहला पेपर जो क्वालिफाइंग नेचर है उसके हम बात कर लेते हैं। सिलेबस की बाकी सारी चीजें मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेटजी की, कट ऑफ की, और प्रीवियस पेपर की कि किस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना है। ठीक है, तो पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसका इंटरव्यू बहुत अच्छा है। यहाँ पे एक एक चीज ऑलरेडी डिफाइन है। आपके ग्रेजुएशन 60% अबोव है, 5 मार्क्स, 55-60 है 4 मार्क्स, हाईएस्ट डिजायरेबल है आपके पास 5 मार्क्स एक्स्ट्रा। ठीक है, आपका जनरल नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज, कंप्यूटर के अलग से 20 नंबर इन्होंने रखे हुए हैं, एप्टीट्यूड, सूटेबिलिटी। तो इस तरीके से पूरा मतलब एक वेल डिजाइंड, वेल डिफाइंड पेपर है। ठीक है, जिसमें संभावनाएं वैकेंसी कम होने के बावजूद ज्यादा हैं ईपीएफओ से कंपेयर करें, क्योंकि उतने ज्यादा लोग इसमें नहीं होंगे। 23 जुलाई को ये फॉर्म निकाला गया, 23 अगस्त तक, और 3 अक्टूबर को इसका पेपर है। यानी मात्र 1 महीना बीच में इन्होंने दिया है। ठीक है, और वो महीना भी वो है जो इसके साथ, पहले तो ये 10 अक्टूबर को ही था सिविल सर्विसेज के साथ, फिर इसकी डेट पीछे की गई ड्यू टू सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स। ठीक है, तो
बहुत सारी इसमें चीजें ऐसी हैं जो आपको पहुंचा सकती हैं लास्ट तक, ठीक है। अब देखिए जो पहला ऑब्जेक्टिव पेपर है, सबसे पहली बात ध्यान रख लीजिए ऑब्जेक्टिव है। पहले मैंने बोला था कि जो इसका चौथा पार्ट है वो लिखना होगा आपको, लेकिन नहीं, ये पूरा ऑब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, ठीक है, यानी आपको मार्क करने हैं। अब इसमें जो मैंने आपसे बोला पहले ही कि इसको आप कह सकते हैं एसएससी प्लस यूपीएससी का ये कंबाइंड पेपर है, ठीक है। तो जो आपका पार्ट रहेगा 200 क्वेश्चंस का, और यहाँ पे एक चीज है 3 घंटे का ये है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 है, ठीक है। और कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स आगे कैरी नहीं होंगे, ठीक है। तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मार्क्स आगे कैरी नहीं होंगे। और क्या खास बात है कि इसकी जो कट ऑफ रहती है वो पिछली बार भी लगभग इतनी सीटें थी, थोड़ी इससे कम थी, 55% के आसपास इसकी कट ऑफ रहती है फर्स्ट जो हमारा होता है ऑब्जेक्टिव टाइप। अगर आप इसको थोड़ा सा 7 साल बाद हो रहा है थोड़ा बढ़ा के भी मानते हैं तो 60% अगर आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी कैटेगरी में है, मीन्स जनरल के लिए मैक्सिमम बात करें तो 60% अगर आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे, ठीक है, पहली बात। अब आप यहां से क्लियर हो जाएंगे। अब ये सारे नंबर तेल लेने का इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप देंगे फिर रिटर्न, ठीक है। रिटर्न देखेंगे हम उसका क्या सिलेबस है, किस तरह क्वेश्चन आते हैं। वहां पे आपके 600 में से लगभग 360 के आसपास कट ऑफ रहती है जनरल की, ठीक है। वो प्रीवियस कट ऑफ हम देखेंगे, यानी यहां भी 60% आपको लाने हैं, यहां भी 60% आपको लाने हैं। 150 के होंगे 4 आपके पेपर, 600 में से आपको 60% मेंटेन करना है। और आपके यहां से इंटरव्यू होगा, ठीक है, और इंटरव्यू के बाद आपकी 430 से 440 के बीच में फाइनल कट ऑफ जाती है। यानी अगर आप इतने लेके आ रहे हैं, जितने ज्यादा आप इसमें लेके आएंगे उतने इंटरव्यू का आपका प्रेशर कम हो जाएगा और इतने नंबर पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो एक वेल डिजाइन वेल डिफाइंड एक अच्छा पेपर है जिसमें टाइम है आपके पास और आपने स्टडी की हुई है। आपकी स्टडी आपको लग रहा है बेकार हो गई 1-1.5 साल की, तो आप इसको यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। देखिए किस तरह का सिलेबस है। करंट इवेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट आजकल रोल प्ले कर रहा है। आपने यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में देखा, प्रीलिम्स में देखिएगा, जितने भी अभी पेपर हो रहे हैं वो सभी करंट अफेयर्स उनका एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। और कहीं से भी आ सकता है। इवेंट्स जो आपके आपने स्पोर्ट्स वगैरह के देखे, ठीक है, स्पोर्ट्स के, आर्मी से रिलेटेड, और मतलब जो भी चीजें हैं, अवार्ड्स हैं, इंडेक्स हैं, सारी चीजें, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो, नेशनल इंपॉर्टेंस हो, सब कुछ आता है। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स करना कितने मंथ का है ये इंपॉर्टेंट है। तो 6 मंथ का आप करंट अफेयर्स पिछले 6 मंथ्स का अगर यहाँ पे कर लेते हैं तो आपको सफिशियंट है, ठीक है। 6 मंथ्स का आपको करंट अफेयर्स करना है पिछला। ये आप मंथली मैगजीन से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं जहां से आपको लगता है कि थोरोली आपका कवर हो जाएगा, जैसा कि आप करते हैं एसएससी या किसी अदर ऑब्जेक्टिव टाइप वनडे पेपर के लिए, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। तो ये इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी एग्जाम के लिए पढ़ा ही होगा। एक्स्ट्रा क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, इसको आप लूसेंट से रेफर कर सकते हैं। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, इसको भी आप लूसेंट से रेफर कर सकते हैं। कोई और अच्छी आपके पास बुक है वहां से भी कर सकते हैं। बेसिक भी आप करके चलेंगे तो यहाँ पे आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं जो 60 है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आप सिर्फ रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ से भी कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सारे सब्जेक्ट इसमें आने चाहिए। इसलिए अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है सबकी तो बहुत अच्छी बात है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स एंड इश्यूज, 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें आपकी इन्फ्लेशन, गरीबी, ये सब चीजें आ जाएंगी। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्रीकल्चर एंड जियो कल्चरल डेवलपमेंट इश्यूज, ह्यूमन राइट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसेबिलिटीज, ठीक है। तो ये भी 5 से 7 नंबर का पोर्शन है। और ये क्योंकि पेपर ही एग्रीकल्चरल का है, एग्रीकल्चर साइंस रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB इसको कंडक्ट करा रहा है, तो ये पार्ट तो इसमें होना लाजमी है, ठीक है। तो ये रहता ही है और यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज अभी चल रहे हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। जनरल अवेयरनेस स्पेसिफिक टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ICAR,
ठीक है, ICAR क्या करता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये संस्था किस किस रूप में काम करती है, क्या क्या इसके अंग हैं, सब आपको स्टडी करना है। जनरल साइंस एंड साइंटिफिक रिसर्च, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन आपके 7 से 10 के बीच में रहते हैं। तो इस तरह से आप इनको काउंट करेंगे। हिस्ट्री 4 से 5, करंट इवेंट्स 4 से 5, आपकी पॉलिटी मैंने बताई 4 से 5, 3 से 4। तो इस तरीके से ये एक बैलेंस पेपर 50 क्वेश्चन का बनता है, जिसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको नहीं आ रहा तो आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, और आप इन चारों में से जिस भी पोर्शन में स्ट्रांग है उस पर रिलाई करके जा सकते हैं। रीजनिंग में सब कुछ आएगा, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, RS अग्रवाल या जो भी कोई और बुक किसी और एग्जाम के लिए आपके पास है, वर्बल नॉन वर्बल, एनालॉजी, सिमिलर डिफरेंसेस, स्पेस विजुलाइजेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सारे पोर्शन 4-4, 5-5 लेके ऑड मैन आउट आएगा इसमें, ठीक है, एनालॉजी आएगी, इमेजेस आएंगी, ठीक है। तो ये सब करके आपका 50 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद हम बात करें तो अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, यानी आपका मैथ्स का पोर्शन बन जाता है, ठीक है। तो मैथ्स के पोर्शन में आपको पता है कि वहां पे आपको क्या करना होता है, सारी ही चीजें करनी होती हैं, ठीक है। जैसा अभी यूपीएससी के लिए भी आप कर रहे थे, तो आपको वहां पे सब कुछ करना था, और वही चीजें यहाँ पे हैं। बेसिक नंबर सिस्टम सबसे पहले, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, LCM, SCF, रेशियो, प्रपोर्शन, इन्होंने नाम लिख दिए हैं, ना भी लिखे हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 10th लेवल अलग अलग स्पेसिफाई किया है, DI अलग से स्पेसिफाई किया है, तो ये ना भी लिखें तब भी ये सारी चीजें आपको पता है। एवरेज प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट्स, टाइम एंड वर्क, ये सब करना ही है आपको। एप्टीट्यूड पार्ट है सारा, 10th लेवल है, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, यहाँ पे आप पूरा स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, ठीक है। तो हो सकता है कि आप 3 सब्जेक्ट से ही निकाल ले जाएं कट ऑफ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, ये जो पेपर है इसमें आपको, जब आपने फॉर्म भरा था तो आपसे ऑप्शन पूछा गया होगा कि इंग्लिश आपको चाहिए या हिंदी। आपने जो भी सेलेक्ट किया है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ध्यान से सुनिएगा कि जो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसी लैंग्वेज में आपको Tier 2 देना है, ठीक है। ये पेपर तो आएगा ही, आपसे पूछा गया है कि Tier 1 में आप कौन सी लैंग्वेज में देना चाहेंगे, तो ये पेपर तो आएगा ही, साथ में आपको Tier 2 भी उसी लैंग्वेज में देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे हिंदी देंगे और वहां पे इंग्लिश देंगे, ठीक है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, तो इंग्लिश में देखिए सारा यहाँ पे रीडिंग का पार्ट है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशंस जो आप अखबार वगैरह अगर पढ़ते हैं, ठीक है, SSC बैंक के लिए जैसे आप फॉलो करते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स वगैरह, वही सारी चीज़ें, स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल में, इसमें सारा जो आपका पार्ट है, पैरा जंबल, सेंटेंस कंप्लीशन, एरर डिटेक्शन, सिनोनिम एंटोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, इम्प्रूवमेंट, ठीक है, फेज रिप्लेसमेंट, ये सब सारी चीज़ें मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। तो इस तरह से ये पोर्शन 50 नंबर का बनेगा। 5 से 10 आपके हो गए पैराग्राफ से, फिर पैराजंबल हो गए, 5 सिनोनिम, 5 एंटोनिम, 5 एरर, इस तरीके से ये 50 क्वेश्चन बनेगा जैसे SSC में बनता है, ठीक है। तो इस तरह का ये एक पेपर है, ठीक है। तो ये आपने Tier 1 देख लिया। अब हम देखते हैं इस Tier 1 की पिछली बार का पेपर कैसा था, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया उस तरह के क्वेश्चन थे या किस तरह के थे। देखिए 7 साल हो चुके हैं तो बदलेगा बहुत कुछ, ऐसा नहीं है कि सेम रहेगा, लेकिन हमको एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे ये होगा, ठीक है। तो ये 2014 का पेपर है आपके सामने। सेक्शन A जनरल अवेयरनेस, देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे किस तरह के हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द लाइटेस्ट, रेट क्या है, लिगामेंट, जॉइंट्स, गोल्डन राइस, BT कॉटन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय, रेन एसिड रेन कब हो जाती है, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन, यानी बहुत ही डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड और कह सकते हैं वन लाइनर्स हैं, ठीक है। तो जो जनरली आप स्टडी करते हैं वन डे एग्जाम्स के लिए वही सारा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। 7 साल पहले का पेपर है, इस बार हो सकता है कि थोड़ा सा टफ हो जाए, लेकिन पैटर्न यही रहेगा, वन लाइनर टाइप से ही रहेंगे, ठीक है। और 3 घंटे आपको दिए जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आराम से आप 60% स्कोर कर सकते हैं विद बेसिक नॉलेज, ठीक है। तो ओजोन लेयर किसको रेस्ट्रिक्ट करती है, यूजेनिक्स किसकी स्टडी है, यानी बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। और अगर आपकी हर एक
टॉपिक जो वहां पे आपने देखा उस पर थोड़ी थोड़ी सी भी कमांड है आपकी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा भी आपको आइडिया है, तो क्या हो जाएगा, आप वहां पे स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा जनरल अवेयरनेस का पेपर जो बेसिक आपके वन लाइनर्स से है, ठीक है। इसके बाद देखिए रीजनिंग, लीश इज टू पैट एज हैंडकफ्स, ठीक है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, एनालॉजी है। इसके बाद में आप देखिए लेटर अरेंजमेंट है, ठीक है, ओड वन आउट है, सीरीज है, नहीं ये भी एनालॉजी है, और ठीक है, ये देखिए रिलेशंस का क्वेश्चन है। इसके बाद में ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, सिंपल आपकी जो रीजनिंग होती है वो है, ठीक है, क्लॉक भी आ गई है। तो ये सारा जो आपका आर एस अग्रवाल जो बुक आती है उसमें जितनी रीजनिंग होती है आप किसी और एग्जाम्स के लिए करते होंगे वही सारा, कुछ एक्स्ट्रा ऐसा नहीं है। सिलोजिज्म यहाँ पे आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं, असर्शन रीजन है। इसके बाद में ये देखिए डाइस है, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके बाद में रीजनिंग हमारी हो जाती है, उसके बाद मैथ्स का पार्ट देखिए, मैथ्स का पार्ट किस तरह का है, नंबर काउंटिंग भी आ गई है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। इसके बाद देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ एंड रेशो ऑफ नंबर्स आपको दिया हुआ है, और आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम बताना है। लार्जेस्ट स्ट्रेट आयरन रॉड जो रखी जा सकती है, ठीक है, डायगोनल बताना है। ये आपका इस तरह के क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम है, एंगल है, ठीक है, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, एस आई सी आई, सब कुछ यहाँ पे आपको बेसिक लेवल का 10th लेवल उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है, और उसी तरह की हम उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा पोर्शन आपको, जिसकी मैथ्स अच्छी है वो पूरे भी यहाँ पे स्कोर कर सकता है, इस तरह का पार्ट ये रहेगा, ठीक है। डीआई देखिए सामने आपके, तो ये आपका पोर्शन है मैथ्स का। इसके बाद लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन देखिए, 5 लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आ गए सीधे, ठीक है। उसके बाद आपको करेक्ट करना है सेंटेंस को, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई उसी तरह का ये पेपर है, ठीक है। अब जो टीयर 2 था उस टाइम पे वो कुछ अलग था, ठीक है, टीयर 2 कुछ अलग था। टीयर 2 भी मैं दिखा देता हूं आपको किस तरह का टीयर 2 था। तो देखिए टीयर 2 में आपसे पूछा गया था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर पेपर 2, 300 मार्क्स 3 घंटे, और ये आपका सेक्शन ए था, जनरल नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, सोशल, साइंटिफिक, कल्चरल फील्ड, व्हाट इज एग्रीकल्चरल पॉलिसी, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय आरटीआई एक्ट 2005, जुवेनाइल एक्ट, ठीक है। तो उस टाइम पे जो क्वेश्चन चल रहे होंगे, डिस्क्राइब इन्फ्लेशन। इस बार अलग अलग पेपर हैं, पिछली बार एक ही था और एक मैथ्स का भी था, तो रिलेटिवली इजी था इसको क्लियर करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं कट ऑफ्स की। तो देखिए कट ऑफ्स किस तरह से थी। कट ऑफ से पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं इस बार का कैसा रहेगा। टीयर 1 की हमने बात करी है, इसके बाद टीयर 2 देखिए, टीयर 2 दोनों का अलग अलग है। ये है एओ का, जिसमें वही जो आपने फर्स्ट पेपर वहां देखा था, अभी जो मैंने आपको पिछला पेपर दिखाया था वही पहला पेपर है, इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक, कल्चरल फील्ड्स, हिस्ट्री, ठीक है। सेकंड आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, थर्ड आपका एसे राइटिंग है, फोर्थ आपका एथिक्स है। यहाँ पे जब आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स में जाएंगे तो आपका जो एथिक्स है इसकी जगह पे आपका अकाउंटिंग का पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है किसमें, एओ और एफएओ में, ठीक है। अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। 60% के लगभग मैंने आपको बताया कि वहां से अगर आप ला रहे हैं तो क्लियर आप हो जाएंगे। हाँ, रेशो हूँ किस रेशो में ये लेने वाले हैं, मैं कट ऑफ के साथ ही आपको बता देता हूँ। तो देखिए क्या रेशो इनका रहने वाला है, ये कट ऑफ है आपकी पिछली बार की, ठीक है। तो देखिए 351 आउट ऑफ 600 के लिए, ओबीसी के लिए 344, एससी के लिए 309, एसटी के लिए 310, ठीक है।
पीडब्ल्यूडी कोई पोस्ट नहीं थी। यूआर 275, ये एफएओ के लिए देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, लेकिन यहाँ पे देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये गौर करने वाली चीज़ है, ठीक है, कि इंटरव्यू में दिख रहा है लेकिन इंटरव्यू के बाद ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओबीसी आप देख सकते हैं, एससी एसटी एफएओ के लिए इंटरव्यू के पहले, इंटरव्यू के बाद देखिए 434, 417, 394, 384, 356, 388, 285, 287, यहाँ पे जो 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है वो ऐड हो गया है, ठीक है। इस तरह से कट ऑफ बनी है। अब ये लेते किस तरह से हैं, जो टीयर 1 होगा उसमें ये लेंगे 20 टाइम्स, ठीक है। टीयर 2 रिटर्न लिखने के लिए 20 टाइम्स बुलाएंगे ऑफ द वैकेंसी, यानी 40 अगर वैकेंसी हैं तो ये करीब 8000 लोगों को बुलाएंगे, ठीक है, 800 लोगों को बुलाएंगे। 40 वैकेंसी है तो ये 800 लोगों को बुलाएंगे यहाँ पे, और फिर इस 800 में से ये एक सीट पे 5 लोगों को टीयर 3 में निकालेंगे, ठीक है। यानी इंटरव्यू के लिए कितने बुलाएंगे, अगर 40 सीटें हैं तो ये 5 लोगों को बुलाएंगे, ठीक है, एक सीट पे, यानी 200 लोगों को ही बुलाएंगे, ठीक है, 200 लोगों को ही बुलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनका प्रोसेस रहेगा। टीयर 1 के बाद में ये इंटू 20 बुलाएंगे और टीयर 2 के बाद में ये इंटू 5 बुलाएंगे। 200 में से फिर सिलेक्ट करेंगे इंटरव्यू में, ठीक है। इंटरव्यू में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और जो भी चीज़ें आपको बताई हुई हैं सारी चीज़ें ये देखेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पेपर होने वाला है, जिसमें टीयर 1 में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, तो टीयर 2 में आपके पास चांस रहेगा कि आप 60% भी स्कोर करते हैं, 60% से ज़्यादा स्कोर करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस करिए, आपको जो टाइम मिलेगा उस बीच में, हो सकता है दिसंबर के आसपास इसका टीयर 2 हो, ठीक है। तो इतने टाइम के बीच में राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ा हुआ तो आपने सब है ही, उसको बस किस तरह से लिखना है, जमाना है, ठीक है। और वहाँ से अगर आप 60% से ऊपर स्कोर कर पाते हैं तो इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, और यहाँ से सीधे लेवल 10 की जॉब ये है आपको, जो एपीएफसी आने वाला है उसी लेवल की ये जॉब है, ठीक है। तो ये सारा था एएसआरबी के बारे में। अब इसकी स्ट्रेटजी अगर हम देखें कि किस तरीके से आपको टीयर 1 के लिए स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, टीयर 1 के लिए किस तरीके से आपको इसको फॉलो करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपको सारे सेक्शन में महारत हासिल करना जरूरी है, ठीक है। आपको रीजनिंग बहुत अच्छी आती है, रोज 2 से 3 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, नहीं भी आती है तो अच्छी हो जाएगी 20-25 दिन में, ठीक है। मैथ्स भी उसी तरह, आप रोज 4 घंटे लगभग प्रैक्टिस कीजिए, 4 से 5 घंटे आपकी अच्छी हो जाएगी। इंग्लिश में आप रीडिंग की आदत डालिए रोज, मतलब इनको सेक्शन को डिवाइड कर करके 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इस तरह से सेक्शन डिवाइड कर करके आप पढ़ाई करेंगे तो 28 दिन में बिल्कुल पॉसिबल है इसको क्लियर करना। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी बात है, और रेगुलर आप पढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप अभी नया नया चालू करेंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज में जो आपका है उससे आपको आगे बढ़ना है, जैसे एग्रीकल्चर का ये चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, ये आपको पढ़नी है, ठीक है। वर्ड हिस्ट्री ऐड हो गई, ज्योग्राफी ऐड हो गई, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करते हुए आप अपने दिन को बांट लेंगे 4 सेक्शन में या 3 सेक्शन में, और इस तरीके से केवल इसको क्रैक करना, और यहाँ से फिर आपको एक चांस मिल जाता है अगर आप इसको क्रैक कर लेते हैं टीयर 1 को, तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, प्लस टीयर 2 के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, वहां पे आप राइटिंग प्रैक्टिस करके सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छी ये वैकेंसी है इस टाइम पे, अगर आपने इसको भरा हुआ है, ठीक है, तो बिल्कुल इसमें लग जाइए और निकाल लीजिए टीयर 1 को, जिससे बहुत ही जल्दी आपको, क्योंकि बहुत फास्ट प्रोसेस ये चल रहा है, तो हो सकता है कि और जो वैकेंसीज हैं वो आने के पहले ही आपका सब काम यहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो चलिए, यही सब मुझे आपके साथ डिस्कस करना था एएसआरबी के लिए। आप लोग कह रहे थे बहुत सारे कन्फ्यूजन है, तो आई होप मैंने सारे कन्फ्यूजन आपके क्लियर किए हैं। अगर फिर भी कुछ बच रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए मैं आपको बहुत जल्दी सब चीज़ बताने वाला हूँ, इसी तरीके से कि उसको आप कैसे फाइट कर सकते हैं। तो घायल शेरों, लगे रहिए और मचाते रहिए। गुड बाय, जय हिंद।